नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हमने पिछली क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित दो आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 वह अपने जो कार्यपालक शक्तियां हैं उनका निर्वहन या तो स्वयं करेगा या अपने द्वारा नियुक्त किसी पदाधिकारी के माध्यम से। और आर्टिकल 54 में क्या है, हमने पूरा पढ़ लिया था कि भारत का राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा उसमें कौन कौन शामिल होगा। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 55। देखिए, आर्टिकल 55 जो बताता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसके जो निर्वाचक मंडल में शामिल लोग हैं उनके वोट का मूल्य क्या होगा, यानी कि वोट का वैल्यू क्या होगा। और दूसरा बताता है जब वो वोट डाल देंगे उन वोटों की गणना कैसे होगी। तो आज हम क्या है, आर्टिकल 55 पढ़ेंगे जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि या निर्वाचन के तरीके का क्या है बताया जाता है, यानी कि वोट का वैल्यू क्या होगा, एक एमएलए और एक आपके सांसद का, और आपका वोट जो है वोट का वैल्यू क्या होगा और वोट गिनी किस तरीके से जाएगी। तो आज हम क्या है आर्टिकल 55 पढ़ेंगे। तो इसमें आर्टिकल 55 में आता है आर्टिकल 55 क्लोज 1 और आर्टिकल 55 क्लोज 3। आर्टिकल 55 क्लोज 1 कहता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और आर्टिकल 55 क्लोज 3 है एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब देखिए इन दोनों टर्मिनोलॉजी का क्या है पहले सब समझेंगे इन्हें। तो देखिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। तो देखिए मैंने बताया था आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें कौन शामिल होते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि संसद के दोनों सदनों के क्या है निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, और राज्य विधानसभाओं के भी क्या है निर्वाचित सदस्य हैं। तो एकल समानुपातिक प्रतिनिधित्व से मतलब है कि जो संसद के सदस्य हैं और जो सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का वोट जोड़ें और संसद के सदस्यों का वोट जोड़ें तो इक्वल तो होगा नहीं, लेकिन इक्विवेलेंट हो, यानी कि लगभग क्या है बराबर हो, तो उसी को क्या कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए जैसे यूपी है, यूपी क्या है बड़ा राज्य है, इधर मणिपुर चले जाए अरुणाचल प्रदेश, वो क्या है छोटे राज्य हैं, तो वहां के जो वोट का वैल्यू होगा, वहां के जो एमएलए के वोट का वैल्यू होगा और यहाँ के जो एमएलए के वोट का वैल्यू होगा वो भी क्या है लगभग समान हो, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि संसद के सदस्यों का और राज्य के विधानसभा के सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व है लगभग क्या होगा समान होगा। तो हम पहले क्या है समानुपातिक प्रतिनिधित्व को क्या है समझेंगे जो आर्टिकल 55 क्लोज 1 में है। दूसरा है एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली, तो इसे क्या है हम बाद में समझेंगे। तो पहले देखते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो होता है एक एमएलए का वोट, एक एमएलए का जो वोट होता है राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000, यानी कि एक एमएलए की जो वोट होगी वो उसके राज्य की जितनी जनसंख्या है, ठीक है ना, उसके राज्य की जितनी जनसंख्या है। दूसरा राज्य विधानसभा, उस राज्य विधानसभा यानी कि उस राज्य की जो विधानसभा है उसमें कितने आपके क्या है निर्वाचित सदस्य हैं, और इंटू 1/1000। तो हम क्या समझेंगे आपका, जैसे हम यूपी के निकालें,
यूपी के एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या है यूपी का लेते हैं, तो यूपी की टोटल जनसंख्या कितनी है, मैं 20 करोड़ मान लेता हूं, ठीक है जी। 20 करोड़ क्या है टोटल जनसंख्या है। राज्य विधानसभा की कितनी सीट हैं, तो मैं सीटें 403 है, वैसे मैं कितनी 400 मान लेता हूं ताकि क्या है कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है ना। तो हम जब इसकी निकालेंगे यहाँ के एक एमएलए की जब हम वोट निकालेंगे, एक एमएलए की वोट का वैल्यू क्या होगा जब हम ये निकालेंगे, तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी 20 करोड़ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 400 इंटू 1/1000। अब 3 2 यानी कि यूपी का जो एक एमएलए होगा जब वो वोट दे के आएगा किसी के पक्ष में, तो उसके पक्ष में कितने वोट चले जाएंगे खुद ही 2000। तो यूपी के जो वोट, यूपी के एमएलए का जो वोट वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका 2000 होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि एग्जांपल है। तो एक एमएलए की वोट का वैल्यू क्या होता है, राज्य की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000। तो एक एमएलए की वोट का क्या है वैल्यू निकल जाता है, यानी कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मतदान मूल्य निकल जाता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे सांसद के सदस्य के कितना वोट वैल्यू होता है, संसद के सदस्य का वोट वैल्यू क्या होता है। एक एमपी का वोट वैल्यू क्या होता है आपका, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मतदान मूल्य, यानी कि हमारी जितनी भी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं जब उनका हम क्या है वोट वैल्यू जोड़ देंगे, तो ये क्या है आपका राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मतदान मूल्य और डिवाइडेड बाय कुल निर्वाचित सदस्य किसके, संसद के, यानी कि संसद के क्या है कुल सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य कितने होंगे अगर मैं आपको बताऊं, तो राज्यसभा में कितने होते हैं, राज्यसभा में टोटल है 245 वर्तमान में, जिसमें से 12 क्या है मनोनीत है राष्ट्रपति द्वारा और 233 क्या है निर्वाचित है। तो 233 सदस्य तो क्या है आपके राज्यसभा के हो गए। और लोकसभा, तो लोकसभा के कितने सदस्य हैं वर्तमान में 545, जिसमें से आपके 2 तो क्या है राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन क्या है मनोनीत होते हैं और 543 क्या है निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित का मतलब है जो अपने किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या है चुनकर आए हो, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है उनका निर्वाचन हुआ हो, उसी को क्या कहते हैं निर्वाचित सदस्य कहते हैं। तो जब हम एक एमपी के वोट का वैल्यू निकालेंगे तो उसमें क्या है जितने भी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं उनके वोट का वैल्यू जुड़ जाएगा और डिवाइडेड बाय कुल निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद के जितने क्या है निर्वाचित सदस्य हैं। अब हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि मान लीजिए टोटल वोट वैल्यू कितना निकला 1 लाख निकला, सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का जब हमने क्या है वोट वैल्यू जोड़ा तो कितना आ गया आपका 1 लाख आ गया। और यहाँ सदस्य संख्या कितनी हो रही है 3 3 6 3 4 7 और 5 2 7, हम यहाँ क्या है 776 क्या है टोटल संख्या है, ठीक है जी। तो अब इसे राउंड में लेने के लिए हम फिलहाल के लिए 776 है। तो जब हम इसे इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या है एक एमपी के वोट का वैल्यू निकल आएगा। और जब एक एमपी किसी के पक्ष में यानी कि जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसके पक्ष में वोट डालने जाएगा तो उसका क्या है उसके हिस्से में इतने वोट आ जाएंगे जितना इसका क्या है वैल्यू होगा, यानी कि एक एमपी के वोट का वैल्यू होगा। तो आपका आर्टिकल 55 बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल भाग लेगा उनके सदस्यों का वोट वैल्यू क्या होगा, यानी कि वोट जब एक सदस्य किसी उम्मीदवार के हक में वोट डालेगा
तो उसके हिस्से में कितनी वोट आएंगी उम्मीदवार के। दूसरा बताता है आर्टिकल 55 क्लोज 3 कि जब क्या है वो वोट डाल के आ गया, जब वोटों की गिनती होगी तो वोटों की गिनती किस प्रकार से होगी, तो वोटों की गिनती होगी एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम द्वारा। तो हमने क्या है पहला समझ लिया है समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व में एक बार क्या है ब्रीफली में बुलेटिन पॉइंट्स बता देता हूं कि संसद के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य इन दोनों के क्या है जब वोटों को जोड़े, राज्य विधानसभा के सदस्य को वोटों को जोड़ा, वोट वैल्यू को जोड़ा, संसद के सदस्यों की वोट वैल्यू को जोड़ा, तो लगभग इक्विवेलेंट आए। यानी कि ऐसा ना हो कि क्या ज्यादा प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हो, संसद के सदस्य कर रहे हो, हालांकि इनका वोट वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन इक्विवेलेंट आता है, ठीक है ना। तो ये क्या था समानुपातिक प्रतिनिधित्व था। दूसरा जितने भी राज्य हैं, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, तो जनसंख्या के आधार पर क्या है वहां वोट वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है ना। जैसा क्या है मैंने पहले बता चुका हूं एक एमएलए का वोट का वैल्यू क्या होता है कि राज्य की कुल जनसंख्या 2001 के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार डिवाइडेड बाय आपका राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका सिंपली है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अब हमारा सेकंड आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये समझने वाला है, बहुत अच्छा सिस्टम है, हालांकि इससे सवाल नहीं पूछे जा सकते इतना वो है, लेकिन फिर भी क्या है समझने वाला है। तो इसे हम क्या है पूरे को ही लिखेंगे। आर्टिकल 55 क्लोज 3 सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में होता क्या है, मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के लिए 4 उम्मीदवार हैं, राष्ट्रपति पद के लिए 4 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार ए बी सी डी। टोटल वोट है 15,000, टोटल वोट है 15,000, यानी कि सारे संसद के सदस्य निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जब वोट डाल के आएंगे तो उनके टोटल वोट कितने बढ़े 15,000 थे, ठीक है जी। अब यह होता क्या है, मान लीजिए मैं क्या हूं एक एमएलए हूं या कोई एमपी हूं, मैं वोट डालने गया राष्ट्रपति के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है हमें क्या है अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी भी दिखानी होती है, सेकंड प्रायोरिटी भी दिखानी होती है, थर्ड प्रायोरिटी भी। जैसे अब इसमें 4 लोग भाग ले रहे हैं तो हमें 3 प्रायोरिटी क्या है दिखानी होंगी मिनिमम। अब मान लीजिए इसमें 5वां भाग लेता ही तो फिर क्या है हमें अपनी 4th प्रायोरिटी दिखानी होगी, यानी कि मैं पहली वोट इसे दे रहा हूं, दूसरी इसे दे रहा हूं, तीसरी इसे दे रहा हूं, चौथी इसे दे रहा हूं, तो 5वीं क्या है खुद पे खुद इसे ही जाएगी। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो वोट कितने हैं 15,000 है, 7501 क्या चाहिए आपको बहुमत के लिए चाहिए, ठीक है ना। 50 + 1%, 51% वाला क्या है यहाँ पर बहुमत चलता है, 50 प्लस वाला बहुमत चलता है। राष्ट्रपति के चुनाव वही उम्मीदवार जीतेगा जिसे क्या है 50 + 1 वोट मिले हो, ठीक है ना। तो यहाँ 4 उम्मीदवार है ए बी सी डी, मैं वोट डालने गया, तो जब मैं वोट डालने जाऊंगा ना तो मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दिखानी होगी। मान लीजिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है बी, मैंने अपनी पहली वोट किसे दे दी बी को दे दी। फिर सेकंड प्रायोरिटी दिखानी होगी, मैंने सेकंड प्रायोरिटी किसे दे दी डी को दे दी। फिर मुझे अपनी थर्ड प्रायोरिटी दिखानी होगी, मैंने थर्ड प्रायोरिटी किसे दे दी ए को दे दी। तो फोर्थ प्रायोरिटी क्या है मेरी खुद ब खुद सी को चली जाएगी। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या है अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिखाता, सीधा सेकंड प्रायोरिटी दिखाता है, तो उसका वोट क्या है निरस्त हो जाता है, उसका वोट क्या हो जाएगा निरस्त हो जाएगा। अब मैं यहां पर आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का बताता हूं, ए बी सी एंड डी। अब मान लीजिए 15,000 लोगों में से 15,000 वोटों में से 5500 वोट मिले, या शुरू में ज्यादा हो जाएंगे 4500 वोट मिले ए को, यानी कि 45 लोगों ने कहा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है ए है,
3500 लोगों ने कहा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, बी है। कितने हो गए, 3, 8। 3000 लोगों ने कहा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी, सी है। कितने हो गए, 4500, 3500, 8, 3, 11। और 4000 लोगों ने क्या कहा, या यहाँ पे 4 ले लीजिए, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा ना। ठीक है जी। 15000 लोग वोट डालने गए, उनमें से 4500 लोगों ने कहा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ए है। सेकंड 3500 लोगों ने कहा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, बी है। 4000 लोगों ने कहा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सी है। 3000 लोगों ने कहा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, डी है। फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब मैं पहली वोट किसे दूंगा, ए को दूंगा, बी को दूंगा, सी को दूंगा, डी को दूंगा। अब एक राउंड की वोटिंग हो गई, यानी कि सभी की क्या है, जितने भी टोटल वोट है उनका हमने क्या देख लिया कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसे है, पहली वोट लोगों ने किसे दी है। अब इसमें देखा हमने ए की है 4500, बी की है 3500, सी की है 4000 और डी की है 3000। तो जिसकी होंगी सबसे कम वो क्या हो जाएगा, इस इलेक्शन से बाहर हो जाएगा, वो अगले राउंड की वोटिंग से क्या है, बाहर हो जाएगा। अब इसकी 3000 वोट है, यानी कि डी को क्या है, 3000 लोगों ने अपनी पहली वोट दी है। लेकिन मैंने कहा है कि हर व्यक्ति को क्या है, अपनी सेकंड प्रायोरिटी भी देनी होती है। अब इन 3000 लोगों में से मान लीजिए 500 लोगों ने क्या है, ए को क्या है, अपनी सेकंड प्रायोरिटी दी, यानी कि दूसरी वोट किसे दी है, ए को दी है। और आपका 2200 लोगों ने बी को दी है अपनी सेकंड वोट, और बचे आपके 300 लोगों ने किसे दी अपनी सेकंड वोट, सी को दी है। पहले हमने किसकी गिनी, फर्स्ट प्रायोरिटी वाली वोट, यानी कि पहली वोट 4500 लोगों ने ए को दी है, 3500 लोगों ने बी को दी है, 4000 ने सी को दी है और 3000 ने डी को दी है। फिर उसके बाद क्या है, मैंने जैसा बताया कि हमें क्या है, अपनी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी बतानी पड़ती है। पहली वोट मैंने इसे दी है, दूसरी मैंने इसे दी है, तीसरी से इसे दी है, मैंने इसे दी है। यानी कि आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार हैं और आप वोट डालने गए, आपके सामने वोटिंग मशीन और ये चारों क्या है, आपके नंबर लिखे हुए हैं। तो आपने पहली वोट क्या है, अपनी बी को दे दी। फिर आपसे सेकंड प्रायोरिटी पूछी गई तो आपने ए को दे दी। फिर थर्ड प्रायोरिटी पूछी गई तो डी को दे दी। फिर फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, आप ना भी बताएं तो खुद किसको, सी को चली जाती है। तो प्रायोरिटी की जगह क्या है, आप वोट भी याद रख सकते हैं कि मैंने पहली वोट डी को दी, दूसरी ए को दी, तीसरी डी को दी और चौथी सी को दी। तो इसी तरीके से क्या है, 4500 लोगों ने क्या है, अपनी पहली वोट ए को दी थी, 3500 लोगों ने अपनी पहली वोट बी को दी थी, 4000 लोगों ने अपनी पहली वोट सी को दी थी और 3000 लोगों ने अपनी वोट किसे, डी को दी थी। अब इसमें डी को क्या है, सबसे कम मिली। अब डी से क्या है, पूछा जाएगा, डी क्या हुआ, चुनाव से बाहर हो गया। जैसे ही डी चुनाव से बाहर हुआ तो इस 3000 में से किसी ने अपनी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी भी दिखाई होगी। इन 3000 में से क्या है, अपनी सेकंड प्रायोरिटी यानी कि दूसरी वोट भी किसी ना किसी को दी होगी। तो 500 वोट क्या है, ए को गई, 2200 वोट बी को गई यानी कि सेकंड प्रायोरिटी, और 300 वोट किसे गई, सी को गई। तो अब यहां मैं फर्स्ट राउंड लिख देता हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे 4500, 3500, 4000 और 3000। अब आएगा आपका सेकंड, तो सेकंड में ये तो क्या हो गया, बाहर हो गया, जिसे सबसे कम वोट मिली। लेकिन इन 3000 में से सेकंड प्रायोरिटी भी क्या है, किसी ना किसी ने क्या है, किसी ना किसी को दी होगी। तो 500, 2200, 300। अब फर्स्ट वाला तो खत्म, अब 500 और 4500, 5000, 2200 और 3500, 5700 और 4000 और 300, 4300। अब यहां पर पूरा क्या है, आंकड़ा बदल जाएगा। अब यहां पर सेकंड राउंड की वोटिंग के बाद यानी कि सेकंड प्रायोरिटी के बाद जो आंकड़ा है ये है 5700 और 4300। और ये सिस्टम कब तक चलेगा, जब तक कोई क्या है, जादुई आंकड़े को ना छूले, 7601 के आंकड़े को ना छूले। ठीक है ना, मैं इसे लिख देता हूं 15000
डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, अभी भी क्या है, किसी ने ये आंकड़ा नहीं छुआ। अब होगा इनमें से देखा जाएगा सबसे कम वोट किसको है। अब है सी को। अब सी को क्या है, बाहर निकाल दिया जाएगा। सी को क्या है, चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा। अब इन 4300 वोटों में देखा जाएगा कि तीसरी वोट किस किस को मिली है। यानी कि इन 4300 वोटों में वो लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी क्या है, तीसरी प्रायोरिटी भी दी होगी किसी को, यानी कि तीसरी वोट किसको दी होगी। अब मान लीजिए 4300 में से क्या है, 1200 लोगों ने किसे दी, ए को दी थी, और बची हुई 3100 किसे मिल गई, बी को मिल गई। इन 4300 में से तीसरी वोट 1200 लोगों ने किसे दी थी, ए को दी थी, और 3100 लोगों ने किसे दी थी, बी को दी थी। तो अब आंकड़ा क्या होगा, थर्ड वोट पे जब तीसरे वोट की गिनती, तो 5000 और 1200 6200, 3100 और 5700 आपका 8800, और सी क्या है, टर्मिनेट हो ही गया। अब आप देखिए, अब इसमें से देखिए किसी ने कोई आंकड़ा छुआ, जादुई आंकड़े तक कोई पहुंचा 75 से 1 के, बी पहुंचा। तो बी क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति। बी क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति। यही क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। यानी कि यहाँ क्या है, एक की वोट ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है ना। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार क्या है फिर भी इसके बुलेटिन पॉइंट्स बता देता हूं। मान लीजिए आप खुद पर लेके सोचिए, आप निर्वाचक मंडल में शामिल हैं और आप वोट गिनने गए राष्ट्रपति की, और वोट क्या है, आपको अपनी पहली वोट भी देनी है, दूसरी भी देनी है, तीसरी भी देनी है, चौथी क्या है, आप दें ना दें खुद क्या है पता चल जाएगा किसको दी है आपने। अब मान लीजिए मैंने क्या है अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दी है बी को, लेकिन मेरे से अलग भी होगा कोई व्यक्ति जिनने क्या है ए को दी होगी। मैंने अपनी सेकंड प्रायोरिटी किसे दी है, डी को दी है, लेकिन उसी व्यक्ति ने क्या है सी को दी होगी। तो जब पहले राउंड की जो गिनती होती है उसमें देखी जाती है सभी की फर्स्ट प्रायोरिटी। जो व्यक्ति अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जाहिर नहीं करता उसकी वोट क्या है, निरस्त हो जाती है। फिर उसके बाद देखी जाती है सेकंड प्रायोरिटी किसे दी है। अगर उसमें से फर्स्ट राउंड की गिनती में किसी को क्या है बहुमत नहीं मिला, तो फिर क्या है आप सेकंड राउंड की गिनती में क्या है सेकंड प्रायोरिटी देखेंगे। फिर सेकंड में भी अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो आप थर्ड में जाएंगे, थर्ड में भी नहीं मिला तो फोर्थ में जाएंगे, और ये क्या है कंटिन्यू होता रहेगा जब तक क्या है कोई ये जादुई आंकड़ा ना छू ले। यानी कि यहां पर क्या होता है 50+1, 50% +1 वाली वोटिंग सिस्टम, 50% +1, ठीक है ना। यानी कि 50% से एक ज्यादा पर क्या हो जाता है आपका राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं आपका साधारण बहुमत कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्या है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्या है सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। और अगर आपको क्या है वीडियो अच्छी लगे तो क्या है शेयर करें। धन्यवाद।